हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व समकालीन विश्व। उसको हम जो हमारा आपका पुस्तक है हम लोग उसको देख रहे हैं और इसी में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे जो खंड आपका सेकंड होगा। इस चैप्टर नंबर आपका 3 के अंतर्गत बच्चों भूमंडलीय बनता विश्व किस प्रकार से है कि भूमंडलीय में विश्व किस प्रकार से बन रहा है, हम लोग उसको आज देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। क्लियर है? जैसे हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ा था आपका यूरोप में आपका राष्ट्रवाद, हमने उसको पढ़ा, उसको जाना, हमने पूरी हिस्ट्री को पढ़ा कि क्या हुआ था यूरोप में, हमने किस प्रकार से आपका स्विट्जरलैंड में हुआ, वहाँ किस प्रकार से आपकी क्रांति हुई आपके फ्रांस की, उस क्रांति से हमने क्या सीखा, आपकी स्वतंत्रता क्या थी, आपकी समानता क्या थी और किस प्रकार से वहाँ के आपके लोग और दार्शनिक आपका किस प्रकार की आज़ादी को चाह रहे थे। हमने इन सब विषयों पर आपकी बात की थी। आज हमारा नया टॉपिक है, नए टॉपिक की तरफ हम लोग आपका बढ़ चलते हैं और हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। आपके सामने है खंड सेकंड, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसको हम लोग आपका देखने वाले हैं आपकी बुक में, ठीक है? ध्यान दीजिए आप इनको। इसी में जो है आप सबसे पहले देखिए जो आपका चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब देखिए अगर आप इसको देखेंगे भूमंडल, अगर आप देखेंगे भू मतलब क्या होती है आपका पृथ्वी और मंडल होता है उसका स्थल। कैसे भूमंडल पूरा विश्व बना है इस विषय में आज हम लोग अपनी चर्चा करने वाले हैं, हम इसको आपका देखने वाले हैं। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपनी कक्षाओं में बहुत अच्छे से बैठ चुके होंगे, अपनी कक्षा को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए तो हम चलते हैं सीधा अपने लेक्चर की तरफ। देखिए सबसे पहले आधुनिक युग से पहले यानी कि जो हमारा मॉडर्न टाइम आपका शुरू होता है, हम उससे पहले की थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि हम लोगों को, अगर हम कुछ चीज आपकी पढ़ रहे हैं वर्तमान में तो हमें उसका पास्ट का पता होना और पास्ट से उसको लिंक करना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम अपनी चीजों को अतीत से जोड़कर नहीं देखते और उनको भविष्य से जोड़कर नहीं देखते तो हम सही उनका एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, उनकी जानकारी जो हमको चाहिए वो हमको प्राप्त नहीं हो पाती। देखते हैं जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, अब देखिए वैश्वीकरण का मतलब होता है आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक? और आपको याद होगा कि मैं आपको इकोनॉमिक्स में वैश्वीकरण का मतलब आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक या व्यवस्था की बात करते हैं, कह रहे जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, हम उसकी एक बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। और जिस हम आर्थिक की बात करते हैं, जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक है, वो हमारे सामने कब निकल के आई है, कोई ऐसा बहुत पुराना नहीं है। लगभग जो आपके 50 साल हुए हैं, इन 50 सालों में ही आपके निकलकर जो है हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। देखिए अगर आप इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ मिलना, हम उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग कुछ अपना ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, हम की चीजों को विदेश से खरीद कर लाते हैं, हम उनको बेचते हैं, तो इस प्रकार की ये सारी चीजें क्या होती हैं, आर्थिक गतिविधि होती हैं, ठीक? अब देखिए अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि भूमंडलीकृत कैसे हुआ हमारा देश, जो और जो आपका पूरा विश्व है वो कैसे ग्लोबलाइज हुआ, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो लोग निकले थे आपका व्यापार की आपकी तलाश में, कुछ काम की तलाश में निकले, कुछ आवाजाही के रूप में निकले और यही एक लंबा इतिहास रहा है। अब देखिए अगर वास्को डी गामा भारत में व्यापार करने ना आता तो क्या मुझे बताइए क्या जो आज विश्व व्याख्याति हमको मिली है कि भारत की खोज कब की गई, ठीक? और किसने की,
क्यों आया था वास्को डी गामा? क्यों, क्या था? व्यापारी। तो इसी तरह से एक देश दूसरे देश से आपका परिचित हो रहे थे। क्या हो रहे थे? आपका परिचित हो रहे थे कि आपका किस देश में कौन कौन सी चीजें अच्छी मिलती हैं, क्या उनका मार्केट है, इन सब चीजों को आपका देखा जाता है। ठीक, एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्क के बारे में सोचते हैं तो हमें उन्हें युगों के बारे में जानना चाहिए। अब देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा ग्लोबलाइजेशन की जो आपकी लाइफ रही है, इसके संपर्क आपके कैसे रहे हैं, क्या कनेक्शन है, तो इसके बारे में जो आपकी युग हुए हैं, जो आपके पीरियड हैं, जो आपकी सदी है, हमें उन सब के बारे में क्या करना पड़ेगा, हमें उन आपका जानना चाहिए उनके बारे में, जिससे गुजरते हुए हमारी ये दुनिया ऐसी बनी है। और कौन सा ऐसा फ्रेज रहा है, कौन सा ऐसा आपका समय रहा है जिससे पूरी दुनिया गुजरी है और ये दुनिया ऐसी बनी है, इसको हमको देखना। देखिए, आज पूरे विश्व में आप कहीं भी जा सकते हैं, अपना ट्रेड कर सकते हैं, आप चीजों को खरीद बेच सकते हैं, आप काम की तलाश में बाहर जा सकते हैं, आप हर तरह से आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं और हर चीज कर सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही आपका बहुत बड़ा अब आपका प्रभाव है। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो आपको ग्लोबलाइजेशन नहीं थी। हमने आपका 1993 में सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को आपका अपनाया और यही कारण है कि भारत की जो व्यापारिक रेट दर है या लोग भारत में आपका निवेश करने आ रहे हैं, तो ये सब बहुत बड़ा आपका रीजन रहा है। देखिए, इतिहास के हर एक दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए हैं। बिल्कुल सही बात है। इतिहास का कोई सा भी पहला पहलू और पन्ना आप खोलकर देख लीजिए, जब मानव जो समाज है उसमें लोग एक दूसरे के पास आए हैं, क्योंकि समाज की परिकल्पना ही ये है कि समाज में एक व्यक्ति आपका सरवाइव नहीं कर सकता, लोगों का समूह ही आपका जो आपका समाज है उसमें सरवाइव करता है। अब मैं अगर ये कहने लग जाऊं कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, तो ऐसा नहीं है बच्चों। क्योंकि मुझे कुछ चीजों का प्रोडक्शन तो मैं करता हूं, मुझे बहुत सारी चीजों की आपकी शायद मैं खाद्यान्न चीजें अपने घर में उगा लूं, लेकिन मेरे को कपड़ा और बहुत सारी ऐसी बेसिक नीड हैं जो मेरे को बाहर से आयात करनी पड़ेगी, वहां मेरे को मंगानी पड़ेगी, पास पड़ोस से लेनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या है कि जितना भी मानव समाज रहा है वो हर युग में क्या आया है, एक दूसरे के नजदीक आया है। प्राचीन काल से ही यात्री, पुजारी, व्यापारी और तीर्थ यात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्रा किया करते थे। अब देखिए, ये बता रहे हैं कि लोग क्यों करते थे यात्रा। ध्यान दीजिए, क्यों कर रहे हैं। अगर किसी को करना है, अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशल इस समय टाइम है बच्चों जो आपका प्राचीन काल है, तो इसमें लिखा या तो कोई तो आपका व्यापारी है, तो आपका पुजारी है कोई, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तीर्थ यात्रा का ज्ञान लेना चाहता है, या कोई ऑप्शंस खोज रहा है, अवसर खोज रहा है, फिर आध्यात्मिक जो शांति है उसके लिए आपका एक देश से दूसरे देश में आपका ट्रैवल कर रहा है या आपकी यात्रा कर रहा है इसलिए। या फिर किसी को लगता है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा उत्पीड़न होगा, मेरे पे आपकी यातनाएं होंगी, या फिर आप ये मान लीजिए कि मेरे को यहाँ अब आपका सर्वाइव नहीं है, मेरी लाइफ के हिसाब से मेरे को दूसरा कंट्री आपका चला जाना चाहिए। तो लोग गए हैं एक दूसरे देश। अपनी यात्राओं में से ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारी भी साथ ले जाते रहे हैं। अब देखिए, बीमारियों का तो एग्जाम्पल आप इस कोविड के टाइम में बहुत अच्छा समझ सकते हैं। इससे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ ही नहीं सकते कि अगर ये वैश्वीकरण का ही तो आपका दौर है। अब देखिए, विदेश में कोई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ समय बाद वो भारत में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब वहाँ उस टेक्नोलॉजी को आपका देखते हैं, हम उससे परिचित होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं कि ये चीज हमारे देश में आना चाहिए, ये विचार हमारे देश में आए, ये आविष्कार हमारे आपका देश में आए। तो जब ये सारी चीजें आती हैं तो उनके साथ कुछ बीमारी भी आती हैं। अब देखिए, कोविड जो था चाइना से वो आपका प्रारंभ हुआ, आज पूरे विश्व में है। क्या कारण है ऐसा, मुझे बताइए। क्या कोविड उड़कर चला गया? नहीं, वो कीटाणु के रूप में, वो कैसा हो गया, वायरस के रूप में मैन टू मैन आपका ट्रांसफर हुआ और वो फिर
गांव तक आपका पहुंच गया। तो सोचिए ये कहीं ना कहीं एक वैश्वीकरण क्या ही तार हैं, जुड़ाव हैं, जो दिखाते हैं कि हम कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के मध्य सिंधु घाटी की सभ्यता उसके इलाकों से जुड़ी हुई थी। अब देखिए, बात कर रहे हैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हम पहले भी आपको बता चुका हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक आपका व्यापार मूलक सभ्यता थी। ये लोग मिस्र, ओमान, सऊदी अरब और बहरीन, कतर, इन जैसे जो आपकी सभ्यता थी, इनके साथ आपके मेसोपोटामिया वगैरह की, उनके साथ ये लोग आपका ट्रेड किया करते थे। ठीक, और जो इसके पास पड़ोस की चीजें वो भी हम लोग को दिखा देता है। ठीक, अब जैसे इनको मूर्ति बनाना बड़ा अच्छा आता था, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये मूर्ति बनाने में पूरे विश्व में आपका फेमस थे और विश्व व्याख्याति इन्होंने आपकी प्राप्त कर रखी थी, जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाए जाने वाली कौड़ियां, जिन्हें पैसे या आपके मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता। देखिए, सबसे पहले कौड़ी, 1 कौड़ी, 2 कौड़ी, आना, 2 आना, ठीक है, अठन्नी, चमन्नी, फिर रुपया, फिर 2 रुपए, 5, 10 रुपए, इस प्रकार से कालक्रम चला है। देखिए क्या मिलता था, अगर आप अपने घर में पूछोगे, जो आपके बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, आपके नाना नानी हैं, या फिर जो और बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछना कौड़ी क्या होती थी। ये उस समय की प्रचलित आपकी करेंसी थी बच्चों। क्या थी उस समय की आपकी जो प्रचलित आपका करेंसी थी, और बहुत ही ज्यादा वो आपका डिमांडेबल थी उस समय में। ये ध्यान रखना है, क्या था ये, पैसे या मुद्रा के रूप में हम लोग क्या करते थे, इसका इस्तेमाल किया करते थे। चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। अब देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जो बीमारी है वो एक देश से निकलकर दूसरे देश में गई है। ये पहले भी बहुत बार ऐसा होता रहा है। देखिए, कह रहे कि 7वीं सदी तक हम इसको देख सकते हैं, ये इसका इतिहास है। तो आपको ये भी पता चल रहा है कि कैसे फैल रही हैं चीजें और क्यों हैं, और वैश्वीकरण का क्या मतलब है, आप बहुत अच्छे से रिलेट करके इनको देख सकते हैं। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चित ही साफ देखा जा सकता है। अब देखिए, 13वीं सदी के बाद तो आप क्या कर सकते हैं, जो इनका प्रभाव रहा है आप उसको साफ देख सकते हैं। एक थोड़ा सा छोटा सा आपका चित्र है आपके सामने, आप इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए। बड़ा सुंदर और अद्भुत चित्र है। ठीक है, ये गोवा के आपके संग्रहालय में आपका रखा हुआ है। ठीक है, एक स्मृतिशाला पर पानी के जहाज का चित्र, गोवा संग्रहालय, 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी में कि जहाज किस प्रकार का होता था उसका एक चित्रण किया है। ठीक है, क्या किया है, आपका चित्रण किया है। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद स्मृतिशालाओं पर जल पोतों की तस्वीरों में उस काल में समुद्र व्यापार के महत्व का पता चलता है, और दिखाते हैं कि जो हमको इस प्रकार की जो आपके स्मृति मिलती हैं, ये हमको बताती हैं कि उस समय में आपका व्यापार का कितना महत्व था, कि इनकी पेंटिंग हो रही है, इनकी मूर्तियां निकाली जा रही हैं। तो उस समय व्यापार का बहुत बड़ा रोल रहा था। आज भी बच्चों ऐसा नहीं है कि व्यापार का जो महत्व है वो आज भी कम है, नहीं, व्यापार का महत्व दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम लोग ग्लोबलाइज ना होते, मतलब ग्लोबलाइज का मतलब अगर हम लोग एक दूसरे की अर्थव्यवस्था के साथ ना मिलते, उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध ना होता, ना ट्रेड का, ना हमारे विचार आविष्कार का, ना ज्ञान और ना ही आपका तकनीकी का, तो क्या बीमारी हमारे पास तक पहुंचती? मतलब मान लीजिए कि आपका दूसरे देश में जाना है ही नहीं, केवल आप अपने देश में ही आपका निर्भर है, तो शायद नहीं होता। लेकिन कि जितनी आज हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपको वर्चुअल के माध्यम से पढ़ा पा रहा हूँ, इंटरनेट,
मोबाइल, वाईफाई, आपका सोशल मीडिया और बहुत सारी ऐसी तकनीकी जो आपके डिफेंस आपके सेक्टर में है, आपका मेडिकल सेक्टर में है, आपका सूचना में है। तो ये कहीं ना कहीं जो विश्व में आविष्कार हुए हैं या तो उनसे हैं या उनसे प्रेरित हैं या फिर उसमें जो विचार और ज्ञान है उससे है। तो हमारे लिए वैश्वीकरण बहुत जरूरी है। हमारे लिए क्या, सबके लिए वैश्वीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आगे देखिए, रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। ये बच्चों बड़ा विवादित कॉन्ट्रोवर्शियल आपका टॉपिक रहा है। चाइना हमेशा सिल्क रूट को लेकर अपनी आपत्ति जो है जताता रहा है कि उसको सिल्क रूट चाहिए, उसको सिल्क रूट चाहिए। आज आपको समझ आएगा कि रेशम मार्ग है क्या, और थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि न्यूज में कभी कभी आपको अखबार में वो आपका देखने के लिए मिलता है, या कभी भारत और चाइना की जब मैत्रीपूर्ण वार्ता होती है तो उसमें चाइना का सबसे पहला मुद्दा होता है सिल्क रूट। और सिल्क रूट के मामले में पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है। असल में ये सिल्क रूट हमारे ऑक्यूपाई कश्मीर से होकर आपका गुजरता है। ये तो हम बाद में कभी आपकी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम जो सिल्क रूट का जो इतिहास है इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार आपका देख लेते हैं क्या है। देखिए, आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का सबसे जीवित उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। कह रहे कि आधुनिक युग से पहले अगर आप बात देखें तो जो आपका प्राचीन काल रहा होगा, जो आपके मध्य काल रहा होगा, हम एक भाग से दूसरे भाग में जो आपके व्यापारिक या फिर जो हमारे सांस्कृतिक जो आपके संपर्क थे, उन संपर्क का जो हमको जीता जागता जो एग्जाम्पल्स मिलता है उसमें जो सिल्क मार्ग के रूप में दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, सिल्क मार्ग नाम से ही पता चलता है, इस मार्ग से पश्चिम को, ध्यान दीजिए बच्चों, पश्चिम को भेजे जाने वाला चीनी रेशम यानी कि सिल्क का कितना महत्व था। रेशम को हम लोग आपके इंग्लिश में सिल्क कहते हैं। ठीक है, इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया। ऐसा नहीं कि केवल एक ही सिल्क मार्ग है, इसमें भी आपके बहुत सारे ऐसे और भी आपके सिल्क रूट हैं, उनके बारे में भी जो है हमारे इतिहासकार वो आपको बताते हैं। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते ना एशिया के विशाल क्षेत्रों के एक दूसरे से जुड़ने के काम आते थे, बल्कि एशिया व यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जुड़े थे। अब कह रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं था कि ये चीज जो थी आपकी जो एशिया है उस तक आपका फैला हुआ था। नहीं, ये पूरा आपका एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये सारा ऐसा आपका जो क्षेत्र है पूरा, ये आपका जुड़ा हुआ था। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में आपका जुड़ाव था। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से हमारे सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी के अस्तित्व में थे। यानी कि देखिए, ईसा मसीह का जब जन्म होता है उससे पहले से ये रूट बने हुए थे और 15वीं जो आपकी शताब्दी थी उस तक ये आपके सिल्क रूट आपके मेंटेन थे, इनका अस्तित्व था। इसी रास्ते से चीनी पटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। अब देखिए, चाहे भारत का हो या आपका दक्षिण पूर्व तो आपका एशिया है, उसके कपड़े और मसाले क्या होता था, इन्हीं मार्गों के माध्यम से दूसरे भागों पर आपका पहुंचते थे। यानी कि आप कहेंगे कुल मिलाकर उस समय का ये हाईवे था। आप ऐसे समझिए, क्या था उस समय का हाईवे था, बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे। वापसी में सोने चांदी की जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। अब होता क्या था, यहाँ से कपड़े जाते थे, मसाले जाते थे और बहुत सारी चीज जाती थी। तो जब वो लोग आपका यूरोप में ले जाते थे, अफ्रीका में ले जाते थे, तो वहां इनको बदले में क्या मिलता था, सोना चांदी, ये जो धातुएं हैं कीमती, ये इनको मिलती थी। और व्यापारी कहाँ के थे आपके, एशिया के, और कहाँ लेके जा रहे हैं, यूरोप की आपके बाजारों में। तो सारा पैसा कहाँ पहुंच रहा था आपका, वापस यूरोप में आ रहा था, इस प्रकार से। और देखिए, चित्र नंबर 2 दिया गया है।
चीन की एक गुफा पेंटिंग दर्शाती है कि सिल्क मार्ग 8वीं सदी गुफा 217, ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि कैसा सिल्क रूट था, कैसे लोग गुजरते थे। ये थोड़ा सा कुछ आपका दृश्य के रूप में देख सकते हैं आप इसको। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। व्यापार और संस्कृति, आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ चलती हैं। देखिए, आप जहां ट्रेड करेंगे वहां की संस्कृति आपको आदान भी होगी, आपको प्रदान भी होगी। जब आप जाएंगे तो किसी संस्कृति का कुछ छाप, कुछ चीजें आप दूसरों पर छोड़ के जाएंगे, कुछ उन चीजों को आप ग्रहण करके जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी संस्कृति में भी हैं, जो हम लोगों ने दूसरे देशों से एक्सेप्ट की हैं, स्वीकार की हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हम वर्तमान में इस तरह का जो कपड़ा पहनते हैं, जो हमारी आजकल फॉर्मल ड्रेस है, क्या हमारे यहाँ सबसे पहले ऐसा था? थोड़ा सा इन चीजों पर गौर करिए बच्चों, क्योंकि अगर आप इनको वैचारिक रूप से सोचते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो आप चीजों को और अच्छा रिलेट करके समझ सकते हैं। देखिए, शुरुआती काल में ईसाई मिशनरियां निश्चित ही इस मार्ग से एशिया में आते होंगे, और कह रहा है कि जो आपके ईसाई मिशनरियां हैं, जो मिशनरी हैं, वो लोग क्या होते होंगे, यही ऐसा रूट है, ये ऐसा मार्ग जिसके माध्यम से कहाँ आते होंगे बच्चे, वो लोग आपका भारत में आते होंगे, ठीक। कुछ सदी बाद मुस्लिम उपदेश को भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले, और कह रहे जो मुस्लिम धर्म को जो फैलाने वाले लोग थे, जो आपका उपदेश देते थे, वो भी शायद आपका इसी रास्ते से एशिया में आए होंगे। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि कुल मिला के कि एशिया में कैसे आपका ईसाई धर्म फैला है, कहीं ना कहीं ये मार्ग उनके लिए आपका रहा है। इसी प्रकार से जो आपके मुस्लिम धर्म उपदेशक रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपका इस मार्ग से आए होंगे। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविधता की शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैला, और कह रहे कि यही कारण है कि जब आपका सिल्क रोड बना होगा तो जो बौद्ध धर्म है, यही कारण है कि वो आपका बहुत सारी दिशाओं में फैला। देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो बौद्ध धर्म है, चाइना है, जापान है, यूरोप के आपके कई देशों में भी आपको मिलेगा, एशिया में तो है ही, अफ्रीका के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध को मानते हैं, बौद्ध भगवान को मानते हैं। तो मेनली ये धर्म कहाँ का था? ये धर्म मेनली भारत का था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से आपके ईसाई और मुस्लिम जो इनके धर्म गुरु रहे होंगे, उपदेशक रहे होंगे, जो लोग आपका उपदेश देते हैं, वो भारत में आए होंगे, इसी प्रकार क्या है, ये लोग भी क्या हुए होंगे कि भारत का जो बौद्ध धर्म है वो भी इस प्रकार से आपका बाहर गया होगा। अब थोड़ा इसको समझिए। तो ये तो था आपका बच्चों सिल्क रूट की कहानी, इतिहास। अब आप क्या करें, अपनी जानकारी के लिए सभी के पास मोबाइल इंटरनेट की सुविधा है बच्चों पर, आप सिल्क रूट के बारे में पढ़ें और देखिए कि वर्तमान में सिल्क रूट क्यों विवादित है। इसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको एक नई चीजें आपको जानकारी मिलेगी, आपको समझने का मौका मिलेगा कि वर्तमान में सिल्क रूट चाइना और भारत के बीच क्यों डिस्ट्रीब्यूट का जो आपका पॉइंट है, विवाद का क्यों बिंदु बना हुआ है, उसको आप लोग पढ़ेंगे। तो ये तो एक हमने आपका प्राचीन समय में क्या महत्व था सिल्क रूट का, हमने ये पढ़ा है, आप ये समझिए। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? सिल्क रूट का महत्व, ठीक। और सिल्क रूट क्यों बोलते थे, ये भी आप इसके पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं भोजन की यात्रा, ठीक। अब भोजन की यात्रा में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भोजन की यात्रा का मतलब है कि जो हमारे यहाँ खान पीन में जो आपकी सब्जियां हैं, या मान लीजिए कुछ दालें वगैरह हैं, वो कैसे एक देश से दूसरे देश में गई हैं, कैसे उनका ट्रांसफर हुआ है, कौन कहाँ की मूल है, इस प्रकार में आलू का भी इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेकर देता हूँ कि मेरे को बताइए, जो आपका नूडल्स था, ये क्या आज से लगभग 20-30 साल पहले था भारत में? तो शायद नहीं था, था ही नहीं। लेकिन ये जो वैश्वीकरण है, उसके खान पान का असर ही हमको देखने के लिए मिलता है। अब जैसे देखिए, बहुत सारे डिश, अगर आप कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी नई नई
आपको डिश मिलेंगी, आप कहेंगे ये तो हमने सुना ही नहीं है नाम। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि वो हमारे देश की है ही नहीं, वो दूसरे देश की हैं। भाई हमारे यहाँ तो आम जो सिंपल खाना है, साधारण खाना, वही मिलता है। उसी में कुछ ये वैरायटी हो सकती है कि हर स्टेट में जो है अलग अलग आपका लोकल फूड मिलता है, उसका टेस्ट अलग अलग होता है, तो वो तो है वेरिएंट। लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जो फॉरेन कंट्री की, उनके नाम ही बहुत अजीब होंगे। जैसे आपका फ्रेंच फ्राइज, आप ऐसे नाम सुने होंगे। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो वैश्वीकरण है उसका इम्पैक्ट हमारे खाने तक दिखाई देता है हमको। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं कि क्या स्थिति है, और इसको हम लोग आपका जानने की कोशिश करेंगे, इन सारी चीजों को। हमारे खाद्य पदार्थ पूरे दूर और देशों के बीच संस्कृति आदान प्रदान करने के कई उदाहरण पेश करते हैं। अब देखिए, कह रहे जो हमारे खाद्यान्न है, जो भी हम लोग अपना खाने में जो भी अपनी चीजें यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को आदान प्रदान करने में आपका दिखाते हैं, और उसका जो एग्जाम्पल है ये हमको बड़ा स्पष्ट रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है, जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, व्यापारी समझते हो जो आपका ट्रेड करने जा रहा है, मुसाफिर मतलब कोई किसी काम से गया होगा, उसको हम मुसाफिर बोलते हैं। अब एग्जैक्ट में ये फारसी का शब्द है, उर्दू का शब्द मेरे को नहीं पता, लेकिन मुसाफिर कोई यात्री को मुसाफिर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जाने अनजाने में वहां नई फसलों के बीज वो आते थे। अब क्या करते थे कि आप गए, मान लीजिए कुछ है, क्योंकि हम कुछ वहां अपना बीज वगैरह लेकर हम लोगों ने वहां जमा दिया। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाला झटपट तैयार होने वाले रेडी खाद्य पदार्थ के भी साझा स्रोत रहे होंगे। कह रहे कि बहुत से ऐसी आपके खाने हैं जो बहुत जल्दी आपका झटपट रूप से हम तैयार कर लेते हैं, तो उसमें जो खाद्य पदार्थ के जो बहुत सारे स्रोत हैं, जो मीडियम है, वो भी आप कर रहे होंगे। अब देखिए, अब अगर आप एक बहुत आसानी सी चीज, जो साधारण चीज है, मैं आपको बताता हूं बच्चों, आपको समझ आना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो है आपका नूडल्स का जो है एग्जांपल लिया जाएगा, और इस एग्जांपल को भी हम लोग आपका समझेंगे। तो बच्चों, आज के इस आपका लेक्चर के अंतर्गत हम लोग यही देख रहे हैं कि कैसे आपका ग्लोबलाइजेशन का जो आपका प्रभाव है, चाहे वो खाने के रूप में हो, चाहे व्यापारिक आपके चीजों में हो, चाहे हमारी संस्कृति में हो, विचार में हो, ज्ञान में हो, आविष्कार में हो, कैसे वो ट्रांसफर होता है, और कैसे हम आपका ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हैं, क्या उसके इम्पैक्ट हैं, उन सारी चीजों को हम लोग आपका देख रहे हैं। और एक छोटा सा काम है बच्चों आप लोगों के लिए कि आप लोग क्या करें, कोई ऐसी खाद्य आप वस्तु का कम से कम 5-10 का नाम पता करके आएं जो मुख्यतः हमारे यहाँ की नहीं थी, लेकिन बाहर की आपकी खाने की चीजें थी और आज हमारे यहाँ बहुत प्रचलित हैं। ऐसी चीजों का आप लोग पता करें, ये आपकी एक अपनी सेल्फ आपका नॉलेज के लिए होगा बच्चों। ठीक है, चलिए, अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।